गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th बेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक मेरी वॉइस आ रही होगी और आपको जो ये स्क्रीन है ये शेयर हो रही होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश रावत, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। एटलीस्ट 7 ईयर हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, ठीक। और ये डिफरेंट जो कोर्सेज हैं इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं इंटरमीडिएट पढ़ा चुका हूँ, ग्रेजुएट पढ़ा चुका हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी पढ़ा चुका हूँ। और काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है लास्ट 2-3 साल से, ठीक। और यहाँ पे आपको जो क्लासेस मिलेंगे, देखिए लाइव होंगी और प्लस रिकॉर्डेड आपको ये क्लासेस मिलेंगे। देखिए लाइव तो ठीक है, आप ले ही रहे हैं, रिकॉर्डेड से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए कई बार होता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस जब पढ़ते हैं तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम से मे भी माइक ग्लिच कर जाता है, कई बार आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, कई बार आप ज्वाइन होते हैं तो स्क्रीन शेयर नहीं होती है, बहुत सारी नेटवर्क प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो रिकॉर्डेड से आपको ये बेनिफिट है कि अगर आपको कोई भी ऐसा ग्लिच मिलता है तो आप उसको रिकॉर्डेड क्लासेस में दोबारा से देख सकते हो, ठीक। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास पूरे 1 ईयर के लिए होंगी, जब तक आप अपने एग्जाम नहीं देते 12th क्लास के, तो 1 ईयर तक पूरी आपके पास रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होंगी। आपको जब भी, जैसे आप कोई लेटर चैप्टर पढ़ते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में कोई भी डाउट आते हैं तो आप इन रिकॉर्डेड सेशन को देख के अपने वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा डाउट सेशन होंगे। अगर आप लोगों को क्लास में डाउट होता है, ठीक, तो पहला तरीका तो ये है कि क्लास शुरू होने में ही अपने डाउट पूछ लीजिएगा, या फिर क्लास एंड होने पे अपने डाउट आप पूछ लीजिए, ठीक। या तो क्लास के शुरू में या फिर क्लास के एंड में अपने डाउट पूछ लीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि वीक में एक डाउट क्लास हो, वीक में एक डाउट क्लास हो, ठीक। अब डाउट अगर मैं डेली ही लूंगा, अगर आपके 1-1 मिनट या 2-2 मिनट के सर लिए, आवाज तो नहीं आ रही। आवाज आपको नहीं आ रही है? आई थिंक आपका यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे यहाँ से ये वॉइस बिल्कुल ठीक है। अगर हो सकता है मे बी आवाज बहुत लो हो तो प्लीज यूज हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ठीक है ना। ईयरफोन को जरूर यूज करें जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक। कई बार क्या होता है कि टीम्स ऐप में जो वॉइस है वो बहुत ही लो रहती है, तो प्लीज यूज ईयरफोन, ठीक। तो ईयरफोन यूज करेंगे तो उससे जो है वॉइस प्रॉब्लम भी, दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ईयरफोन लगा के अगर आप सुनते हैं, क्लास को देखते हैं, तो बेनिफिट ये है कि आपका पूरा ध्यान केवल क्लास में रहेगा। अगर आप जो है केवल वीडियो को जस्ट ओपन मोड में देखते हैं विदाउट ईयरफोन, तो उससे दिक्कत क्या है कि साउंड फैलता है, कई बार बातें ही समझ में नहीं आती। तो ईयरफोन रहेंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन बना रहेगा, ठीक। तो डाउट सेशन आपके रहेंगे, मैंने आपको बताया। एक आप तो शुरू में पूछ लीजिए अपने डाउट्स, या फिर एंड में पूछ लीजिए, या फिर वीक में एक डाउट क्लास हम रख लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो भी क्लास होगी उस क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाहें, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे भी सुविधा है कि किस तरीके से हम जो है वहीं पे शेयर कर सकते हैं सारे पीडीएफ्स। बट कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में भी वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। काफी लोग हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में ज्यादा चलाना नहीं आता। मैं ये भी कहूंगा कि इसमें हमें कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम पे रिसर्च नहीं करना है, हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ना। तो हम बस पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इतना काम करेंगे, ठीक। और इसके अलावा जैसे जैसे हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं उनके भी सॉल्यूशंस को देखेंगे, ठीक। तो हमारा मेन मोटिव होगा पढ़ने का कि हम थ्योरी पढ़ेंगे और आंसर राइटिंग भी करेंगे, क्योंकि जितने अच्छे आंसर राइटिंग अभी से हम लिख के जाएंगे उतने ही हमें एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा उस आंसर राइटिंग का। इसके अलावा आज ये डेमो क्लास है, आपको मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 फ्री डेमोज सर आपको आपकी आवाज प्रोवाइड। हमारी नहीं आ रहा। मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज यूज हेडफोन्स, ईयरफोन्स। मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं वॉइस की क्या प्रॉब्लम है। और सभी को अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार सभी बता दीजिए। अगर मेरी वॉइस सभी को नहीं आ रही है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। बहुत ही कम आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ जी, वो इसलिए कह रहा हूँ यूज ईयरफोन्स। वो आपके मोबाइल में आई थिंक ये प्रॉब्लम रहती है, प्लीज यूज ईयरफोन्स। वो इसलिए क्योंकि काफी मोबाइल्स में शायद ये सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वॉइस जो है इतनी अच्छी नहीं आ पाती।
ठीक है ना। तो प्लीज यूज ईयरफोन या फिर मोबाइल में नीचे जो 3 डॉटेड से आ रहे होंगे बने हुए, उन 3 डॉटेड पे टच करिए और वहां पे स्पीकर मोड होगा, तो उसको भी आप ऑन करके देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल सूट कर रहा होगा उसको, तो स्पीकर मोड में भी अच्छी आवाज आएगी। पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको अच्छा क्लास में कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक साउंड प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो प्लीज यूज द ईयरफोन्स। ईयरफोन यूज करेंगे तो आपको शायद दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए, तो सबसे पहली बात, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक, क्लास 12th की। तो भाई 12th क्लास से हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, बहुत सारे एम्स होते हैं, उसके बारे में भी अभी मैं चर्चा करूंगा। देखिए, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली क्लास में चाहेंगे कि बस मैं उन्हें आते ही चैप्टर 1 पढ़ा दूं, सॉलिड स्टेट। पर मेरा मानना यह है कि आप किसी भी टर्म की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप किसी भी टर्म में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते हैं, क्लास 10 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं, और इन फ्यूचर कोई भी क्लास आप पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी चीज की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसका आपको सिलेबस पता, एग्जाम पैटर्न पता हो, वो बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारी स्ट्रेटजीज के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता देता हूँ। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट ये जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये जो सिलेबस है ये आपका सीबीएसई की साइट पे ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। सीबीएसई की साइट पे सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जरा, आपके पास जो थ्योरी है वो टोटल, उसमें जो चैप्टर देखिए, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, और यहाँ पे आइसोलेशन है एलिमेंट्स का, पी डी एंड एफ लॉग एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल मार्क्स भी दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो शुरू के आपके पास 5 चैप्टर हैं, 1 to 5 चैप्टर, अगर मैं इनकी चर्चा करूं तो ये टोटल 23 मार्क्स का है। और आप अगर इसको देखें तो हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट मानते हैं। केमिस्ट्री को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप जनरली फिजिकल, ये 19 नंबर का, यहाँ पे 19 मार्क्स का, यहाँ पे इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, ठीक, और यहाँ पे 28 मार्क्स का ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसमें फिजिकल 23 मार्क्स का है, इनऑर्गेनिक 19 मार्क्स का है, ऑर्गेनिक 28 मार्क्स का है। टोटल आपका जो एग्जाम है वो 170 मार्क्स का है। सिंपल सी यहाँ पे कहानी है पूरे सिलेबस की। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, मेरा सिलेबस क्या है, चैप्टर्स क्या है। होता क्या है, स्टूडेंट क्लास 12 पास भी कर जाते हैं, उन्हें तब भी नहीं पता होता कि उनके बुक में कितने चैप्टर है। उससे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि वो पूरे अच्छे तरीके से अपनी बुक को नहीं पढ़ के गए। देखिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, सफिशिएंट बुक है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलती है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बातें और देखिए। अच्छा, ये मैं पहले इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। ये है आपके प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉर्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा, और इसके अलावा क्लास में आपका जो वाइवा वगैरह होगा वो आपको 4 मार्क्स का मिलेगा। तो जनरली मैं ऐसा मान के चलता हूँ प्रैक्टिकल में जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको 30 में से 28, 29 और 30 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो आपको मेन मेहनत करनी है यहाँ इस 70 मार्क्स की। तो आप जितना अच्छा यहाँ स्कोर करेंगे उतना ही अच्छा रिफ्लेक्ट होगा वो आपके रिजल्ट में भी। ठीक, चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए इन बातों को भी, ये काम की बातें हैं, आपको काम आएंगी। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी होता है, कोई भी पर्सन, तो उसको क्या है, हर चीज पढ़ने के लिए एक बेस चाहिए होता है। ऑब्वियस है, अगर आप छोटे बच्चे थे तो आप जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ते थे तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने 1 to 3 पढ़ना शुरू करा, और आपने ABCD पढ़ना शुरू करा, आपने स्वर और व्यंजन पढ़ना शुरू करा। जब आपने ये बेस बनाया, ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना शुरू करी, उससे ही क्या हो गया, आप देखिए अब सिंपल मैथमेटिक्स के सवाल कर लेते हैं, आप बड़े से बड़े सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो। दैट मीन्स हर चीज का एक बेस होता है। और जरा देखिए कि उस बेस को तैयार करने में आप लोगों को कितनी मेहनत लगी, आप लोगों को वो बेस तैयार करने में कितनी मेहनत लगी थी। दैट मीन्स आपने जब ABCD पढ़ा होगा तो कितनी बार आपको आपके पेरेंट्स ने पढ़ाया होगा, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा ABCD, तब जाके आपको ABCD याद हो, जिसके बेसिस पे आप अब बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ लेते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मैथमेटिक्स में आपने 1 2 3 इतनी बार पढ़ा, फिर आपने टेबल लर्न करी होगी, फिर जाके आप इतने बड़े बड़े मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी मैं ही कहना चाहूंगा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका भी एक बेस होता है। तो हमारी अप्रोच भी रहेगी कि पहले हम एक बेस तैयार करें, एक बेस सेटअप करें। जैसे जैसे बेस हमारा तैयार होने लगेगा, हमारी केमिस्ट्री की ना जो नींव है वो तैयार हो जाएगी, उस पर हम केमिस्ट्री की बिल्डिंग आराम से खड़ी कर सकते हैं। सिमिलरली ये केमिस्ट्री का जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो मैथ भी और फिजिक्स भी, मतलब सबके लिए बेस अच्छे से पढ़िए, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होने लगेगी। ठीक, फिर इसके बाद
कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं अच्छे से, बेस पढ़ेंगे, उसके बाद कंसेप्ट पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, और ऑब्वियस बात है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बनेंगे। सिंपल सी कहानी भाई, देखो सिंपल सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस होने के लिए, ठीक, मेहनत करनी ही पड़ती है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के सक्सेस तो कभी भी मिलेगी ही। तो ध्यान देना, शॉर्टकट कोई भी नहीं है, ये नहीं कि भैया एग्जाम जब आएंगे उससे 1 महीना पढ़ लूंगा बाकी ट्यूशन चल ही रहा है तो भैया मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपका एक टारगेट है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न अगर आपको पता है और आप स्मार्ट वर्क एक करते हैं तो ऑब्वियस बात है सब्जेक्ट की पूरी होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है पूरी की पूरी नॉलेज आपको हो जाती है। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि दिन रात ही पढ़ना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है केमिस्ट्री। मैं ये जरूरी नहीं कहूंगा कि आप दिन भर केमिस्ट्री पढ़िए, बस मैं कहूंगा अगर आप 1 घंटे का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, 1 घंटे का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो घर से उस 45 मिनट में उसको रिवाइज कर लीजिए, और जो भी मैं आंसर राइटिंग करने को देता हूँ, आंसर लिखने को देता हूँ, उस आंसर को लिख के याद कर लीजिए। मतलब 1 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा घर पे, बस इतने घंटे केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए, मेरे लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जाम है 350 डेज बाद, और ऑब्वियस है अगर मैं आज 1 अप्रैल मान के चल रहा हूँ तो मैं एक एलिमेंट्री आइडिया लेके चल रहा हूँ कि भाई हमारे जो एग्जाम है उसमें लगभग 350 डेज रहेंगे, ठीक है ना, 50 डेज रहेंगे। मैं अभी तो पढ़ नहीं रहा, और बिल्कुल जब एग्जाम आने वाला है 1 महीने पहले, तो मैं सोच रहा हूँ 1 महीने में ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, दैट मींस ये 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स को मैं एक ही दिन में पढ़ लूंगा अच्छे से, या 1 महीने में पढ़ लूंगा अच्छे से। भाई देखो सिलेबस भी सोच समझ के बनाया है, ठीक। तो जरा यहाँ पे अगर मैं सिलेबस को देखूं, ये जो चैप्टर्स हैं आपके, इसमें क्या लिखा है कि थ्योरी जो है आपको 160 पीरियड में कंप्लीट करनी है, और जो प्रैक्टिकल है वो 60 पीरियड में कंप्लीट करनी है। तो लेट अस से अगर मैं मान के चलूं एक पीरियड बराबर 1 आवर है, एक पीरियड बराबर अगर 1 आवर है, तो ये मान के चलिए आपको जो टोटल केमिस्ट्री है वो 160 आवर्स में कंप्लीट करनी है, 160 आवर्स में कंप्लीट करनी है। या फिर मैं अगर देखूं तरीके से कि 160 आवर का मतलब कितना है, लगभग 7 डेज। अगर आप तरीके से देखो तो दिन रात अगर लगातार पढ़ी जाए तो 7 डेज में ये जो क्लास 12th है इसकी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया जाएगा। पर हमारी कहानी क्या है, हम भाई रोबोट तो है नहीं, इंसान है, तो ऑब्वियस बात है हमें क्या करना है, स्लो और स्टडी, फिर हमें विंस द रेस करना है। तो एक बचपन की कहानी है कि भैया हमें धीरे धीरे पढ़ना है और धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे तो हमारा जो एग्जाम है वो अच्छे से हम उसको अप्रोच कर पाए। तो ये तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है कि 160 पीरियड में आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक। मैं 1 पीरियड को 1 आवर मान रहा हूँ, तो आप ये मान के चल सकते हैं 160 घंटे में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो जरा आप खुद सोचिए कि हमारे पास लगभग 350 डेज बच रहे हैं, और 160 क्लास में यही मैं मान के चलूंगा लगभग इससे कम ही क्लासेस में हो जाएंगी वैसे आपका टॉपिक कंप्लीट, बट हाँ फिर भी कोशिश करेंगे कि 160 क्लासेस में आपका ये जो है मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इतनी क्लासेस में आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आप कोशिश ये करेंगे कि 160 मेरा और 160 आपका, इतना दे दीजिए, काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। बस इतना ही कर लीजिए, आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स को अप्रोच करेंगे, ये ऑब्वियस बात है, आप आराम से इसको गेट करेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक। अब इसके बाद हमारा अप्रोच क्या होगा पढ़ने का, तो सबसे पहले हम बेस पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा भाई हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बेस चाहिए। ऑब्वियस है, हमने 1 2 3 जब शुरू करा था हमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी, घर वालों ने डांटा होगा कि भाई पढ़ ले 1 2 3 सीख सीख सीख, टीचर्स ने सिखाया, जब हमारा एक बेस बना था। फिर बेस के बाद हम कंसेप्ट को जानने लग गए थे, फिर ऐसे ही हमारा काम यहाँ भी होगा, हम बेस को जानेंगे, फिर कंसेप्ट जानेंगे, फिर उसके पीछे अगर कोई लॉजिक है, जरूरी नहीं हर चीज कंसेप्ट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, ठीक। कोई कंसेप्ट डायरेक्टली भी होते हैं, तो लॉजिक होगा तो समझाऊंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर आपको याद करनी होगी इसकी थ्योरी, और आपको फिर क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करनी होगी। इस अप्रोच को मान के चलिए कि इस अप्रोच को अगर आप फॉलो कर रहे हैं और तरीके से फॉलो कर रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो आप मान के चलिए आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस ये माइंडसेट की ही बात है, आप प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं। हर कोई बस केमिस्ट्री का बैच शुरू हो रहा है, कोई भी बैच शुरू हो रहा है तो बस शुरुआत करता है भैया सॉलिड 1 चैप्टर 1 है, सॉलिड स्टेट है, तो चलो इससे शुरुआत कर लेते हैं। पर मेरा मानना ये है कि एक बार आपको अपने सिलेबस का अप्रोच भी होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, मैं भी बता रहा हूँ, एक बेस होता है, उस बेस को जानना बहुत जरूरी है। बेस जान लिया तो उसमें ऑब्वियस बात है उसके ऊपर कितनी भी ऊंची आपको बिल्डिंग बनानी है वो बिल्डिंग मजबूत ही बनेगी, ठीक। जैसे कुछ और बातें हैं वो भी समझिए। कुछ और बातें हैं, जैसे आपकी टोटल बुक 70 मार्क्स की है। ये जो बुक है केमिस्ट्री की, पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसके टोटल 16 चैप्टर है। टोटल जो 16 चैप्टर है ये 70 मार्क्स के हैं। लेट अस से ये 70 मार्क्स बराबर 100% है। तो आपने देखा जो फिजिकल है वो 23 मार्क्स की है, और इनऑर्गेनिक 19 मार्क्स की है, ऑर्गेनिक 28 मार्क्स की है। अगर मैं इन मार्क्स को अच्छे से देखूं तो मैं ये देख पाता हूं कि जो मेरी टोटल बुक है 100% मान रहा हूं, तो उसके 32% या बोलूं 33%
मेरी फिजिकल है, दैट मीन्स 1/3 उसमें फिजिकल का पोर्शन है। फिर इनऑर्गेनिक को देखूं तो लगभग लगभग 1/4 उसमें इनऑर्गेनिक है, और जो बचा हुआ पार्ट है सबसे ज्यादा कितना 2/5, दैट मीन्स ये क्या है ऑर्गेनिक है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक है 28 मार्क्स की। तो क्या मुझे इनऑर्गेनिक नहीं पढ़नी, क्या मुझे फिजिकल नहीं पढ़नी, क्या मुझे केवल ऑर्गेनिक ही पढ़नी है? नहीं, ऐसा अप्रोच नहीं रखना है। हमें कोशिश ये करनी है कि सभी कुछ अच्छे से पढ़े, ताकि हमारा मेन जो एम है वो कितना हो जाए 70 आउट ऑफ 70। ठीक, फिर इसके बाद कुछ आपके टारगेट की भी बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो टारगेट है और गोल को अचीव करने में एक ही चीज काम आती है, जो है प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। आपके अंदर कितनी दृढ़ता है। आप आज आपको शायद मेरी बात अच्छी लग रही हो कि हाँ भैया ये टीचर तो ठीक है, ऐसी बात बता रहा है तो ऐसा हो सकता है। देखो टीचर के बताने से कुछ नहीं होता, टीचर तो कहता ही रहता है, टीचर के काम ही होता है कहना, बट हाँ मेन काम है आपका कि आप जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं क्या आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद मैं एक बात यही कहना चाहूंगा, आज आप 1 अप्रैल से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड है, हमारी अप्रोच भी अच्छी रहेगी इसको पढ़ाने की, बट आपका एक टारगेट भी होना चाहिए। ठीक है ना, अपना टारगेट आज ही डिसाइड करिए, सोचिए आपको क्या पढ़ना है। ये नहीं कि भैया ख्याली पुलाव भी पकड़े कि हाँ भैया मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे और मैं इतना अप्रोच कर लूंगा। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने आपको शुरू में बताया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा नहीं है कि आप भैया अगर टोटल सिलेबस को देख लो 160 पीरियड का है, अगर इसको डिवाइड करा जाए 24 आवर से तो ऑब्वियस बात है लगभग लगभग 7 डेज का सिलेबस है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम 7 घंटे दिन रात लगातार बैठ के पढ़ लेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा काम ही क्या होगा कि स्लो और स्टडी पढ़ेंगे और आराम से अपने टारगेट को अप्रोच करेंगे। फिर अब इसके बाद दिक्कतें कहाँ आती हैं? दिक्कत आती है कि जहां पे हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है। देखो हम आलतू फालतू चीजों में बहुत समय बर्बाद करते हैं। ठीक, जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट्स हमारे पास, वीडियो गेम्स हैं, हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। ठीक, और फिर एक्सेसिव डिले, ओवर थिंकिंग में कि भैया मैं आज नहीं कल पढ़ लूंगा, है ना, ये वाली जो हमारी थिंकिंग होती है, तो ये हमें हमेशा श्रिंक करती है, एम से दूर ले जाती है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं अगर कोशिश करूंगा अपनी तरफ से तो आप लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद कुछ जो आप ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे ये क्लासेस जो ले रहे हैं, देखिए है क्या, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं जिन पे लैपटॉप है अच्छी बात है, जिन पे नहीं है कोई बात नहीं, मोबाइल से भी आपको बहुत अच्छा माध्यम प्रोवाइड होता है। ठीक, बस दिक्कत क्या आती है, कई बार इतना एरिया स्क्रीन का, ये जो इतना एरिया आपको दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का ही मतलब एरिया पूरा कवर कर लेता है। जो आपको स्क्रीन दिखती है क्लास की वो केवल इतनी ही दिखती है जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर ये जो साइज है फॉन्ट साइज अगर आपको छोटे दिखते हैं, हालांकि मैं अपनी तरफ से ये फॉन्ट साइज मैक्सिमम करके रखता हूँ, 14 पे लेके चलता हूँ। ठीक, मैक्सिमम करके चलता हूँ, 14 पे लेके चलता हूँ। बट इन केस अगर आपको फॉन्ट छोटा दिखता है तो टीम्स ऐप पे एक सुविधा है कि आप इसको डबल फिंगर से स्क्रॉल आउट कर सकते हैं, दैट मीन इसको जूम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको जूम कर सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर वाली जो स्क्रीन है आपको कैसे दिख रही है, इसमें वर्ड्स छोटे दिख रहे हैं और नीचे वाले स्क्रीन में जो है वर्ड्स बड़े दिख रहे हैं। आज आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्लास 1 में, ताकि आपको टीम्स ऐप से भी रिलेट कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो इसको आप ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए होता क्या है, मैंने आपको कहा जो आपके डाउट्स बनते हैं, जो आपके डाउट्स बनते हैं वो डाउट्स या तो आप क्लास के शुरू में पूछ लीजिए, ठीक है ना, स्टार्टिंग में पूछ लीजिए, या फिर क्लास के एंड में पूछ लीजिए। इतना मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको डाउट होते हैं तो आप बोल के क्लास के बीच में ना पूछें, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। व्हाई? बिकॉज दीज वीडियोस आर रिकॉर्डेड। ठीक, रिकॉर्डेड होंगी और बच्चों के पास भी जाएंगी। ठीक, तो ऐसा ना करें कि क्लास के बीच में आप बोल रहे हैं। कोशिश ये करें जो भी डाउट्स होते हैं या तो क्लास के शुरुआत में पूछ लें, स्टार्टिंग में पूछ लें, या फिर एंड में पूछ लें। ठीक, अगर बीच में आपको कोई डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी कुछ टाइम बाद मैं आप सबको ऐड कर दूंगा इस चैनल पे। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे भी चैनल बनता है, इस पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो जैसे आप ज्वाइन होते हैं ये आपका मोबाइल स्क्रीन होगा जिस पर आप ये ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऊपर ऐसे बना हुआ एक चैट का ऑप्शन आएगा, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप यहाँ पे नीचे टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने के बाद आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्लास के बीच में डाउट होते हैं, आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती, आप जो है यहाँ पे मुझे शेयर कर दें। जैसे आप शेयर करेंगे तो मेरे इंटरफेस पे वो मैसेज शो हो जाएगा, जैसे मैंने हेलो लिखा है ये आपके इंटरफेस पे शो होगा जब मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक, और अभी आप इंटरफेस में ऐड नहीं हुए, जैसे जैसे ऐड होते रहेंगे आपको इससे जो है और सुविधाएं मिलने लगेंगी। तो क्लास के बीच में अपने जो भी डाउट्स होते हैं आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं मुझे, और मैं जैसे ही क्लास के बीच में या फिर एंड में जैसे आपके डाउट देखूंगा तो उन डाउट का भी रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। ठीक, और बाकी आपको लगता है अभी क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, डाउट नहीं पूछना है, कोई बात नहीं, आप जो है क्लास के एंड में बिल्कुल अच्छे से बोल के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बट हाँ, क्लास के बीच में कोशिश करें कि आप बोले ना, उससे औरों को भी डिस्टर्बेंस होगा, और आप अगर पढ़ रहे हैं आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप औरों की वजह से आपको भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो कोशिश करें क्लास के बीच में आपको क्या करना है, क्लास के बीच में आपको केवल यहाँ पे जो चैट ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, और चैट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप रिप्लाई कर दें जो भी आपका डाउट होगा। क्लास के बीच में अगर मैं दिखता हूँ या फिर क्लास के एंड में आपके डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक,
इसके बाद देखिए ये आपकी बुक है, इसके बुक के शुरू में ही ये पार्ट 1 में लेके चल रहा हूँ। आपके बुक जो है 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है, जिसमें पहले पार्ट में जो है जनरली फिजिकल और कुछ इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं, फिर अगले पार्ट में जो है पूरी ऑर्गेनिक के टॉपिक हैं। ठीक, तो इस तरीके से उस बुक को 2 पार्ट में बांटा गया। तो बुक पार्ट 1 में सबसे पहले अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और बात क्या कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। हालांकि ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात है, कुछ भी पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, तो हमें पढ़ना ही सब कुछ संविधान के दायरे में, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही है। और बाकी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा लिखा है कि भैया जो पावर है वो पीपल से आती है, तो व्यू द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। बस हाँ, बुक का इंटरफेस इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भैया फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, सब कुछ हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे। फिर इसके बाद आगे दिया है इसमें आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि भैया आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, हालांकि बाइंडिंग नहीं होती आप पे कि आपको निभानी है, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कुछ ड्यूटीज निभा लो, जैसे भाई अपने तिरंगे झंडे के आगे झुक लो, ये सब कहानी। पर मैं इसको यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं बस यहाँ पे ये समझाऊंगा कि आप भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज समझें, आप भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज समझें कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए उनको एक बेटर रिजल्ट देने की। क्योंकि देखिए पेरेंट्स हैं, उनके सपने होते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है वो कुछ बेटर हमें रिजल्ट देके देखे, क्योंकि हमने उस पर बहुत अच्छे अच्छे अप्रोच लगाए हैं। तो प्लीज आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, मेहनत करिए। देखिए कोई भी डाउट आता है तो प्लीज किसी चीज को कहते हैं ना, परेशान होने की जगह उसको शेयर करें अपने पेरेंट्स से, हो सकता है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक। बट प्लीज किसी भी चीज का प्रेशर ना लें, हर चीज हो जाती है वक्त के साथ। तो इसलिए कहूंगा धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ें, मेहनत करें। हार्ड कुछ नहीं होता, एक बेस है, बेस हमें तैयार करना है, वो चीजें अपने आप इजी होने लगती है, सिंपल सी कहा। फिर इसके बाद कुछ और बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या, मैंने आपको बताया था कि जो क्लासेस होंगी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे चलेंगे, तो ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, या फिर आईफोन है आई स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, ठीक। फिर इसके बाद आपको जो क्लासेस हैं, वो जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे होगा, टेलीग्राम पे होगा, जिस पे भी वो ग्रुप होगा, आपको जो है वो लिंक उस ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे अपना एक आइडेंटिटी बना लेनी है, दैट मींस वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फिल कर लेने। जैसे आप फिल करेंगे आप वहां पे लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद जैसे आपको ग्रुप में जो लिंक मिलता है उस पर आप जैसे टच करते हैं, तो वहां पे आपके पास 2 इंटरफेस खुलेंगे कि गूगल पे खोलूं या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे। ऑब्वियसली आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे उसको खोलें और आप जो है डायरेक्टली लाइव क्लास में एंटर हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, कई बार होता है कि बच्चे जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते, तो कनेक्ट ना होने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आप बैड नेटवर्क में, बुरे नेटवर्क में, दैट मींस वहां नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वो कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करने देगा। तो कोशिश ये करें आप बेटर नेटवर्क में बैठें, अच्छे से ऐसे नेटवर्क में बैठें जहां आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। या फिर वाईफाई वगैरह यूज करते हैं तो एक बार उसको भी रिफ्रेश कर लें ताकि क्लास के बीच में कोई दिक्कत ना। तो 2 कारण तो ये हो गए, मतलब पहला कारण तो हो गया नेटवर्क का। फिर दूसरा कारण जो है कि आपका जो ऐप है वो अपडेटेड नहीं है। तो प्लीज क्लास में जब भी आते हैं एक बार चेक कर लें कि आपका ऐप अपडेटेड है कि नहीं। और अगर कभी नेटवर्क की दिक्कत होती है, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है, आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। बट ये हमारी लेजीनेस भी नहीं होनी चाहिए कि हमें रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा तो हम लाइव क्लास में क्यों जाएं। तो एक चीज बता देता हूं भाई कि लाइव और रिकॉर्डेड में बहुत अंतर है। जो कहते हैं ना, हम सामने बैठकर जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, वो शायद रिकॉर्डेड में वो चीज नहीं मिलेगी। आप रिकॉर्डेड में क्या करेंगे, 1.5 पे लगा के उसको देख लेंगे। अगर जनरली यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे तो 1.5 पे आप उसको लगा के देखेंगे, उसको 2 पे लगा के देखेंगे, ध्यान कहीं और होगा, पढ़ कहीं और रहे होंगे, तो वो इंटरेक्शन जो कहते हैं ना टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है वो बन नहीं पाता। तो इसीलिए कोशिश करें कि लाइव ही क्लास लें। कई बार होता है कि भाई हमारे कुछ काम हो जाते हैं, अर्जेंट घर के वर्क हो जाते हैं, तो आप बेसिकली वहां पे ले सकते हैं। बट कोशिश ये करना कि लाइव क्लास ही ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर इंटरेक्शन लाइव क्लास में होता है वो कभी भी रिकॉर्डेड में नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान देना। बस रिकॉर्डेड इसलिए है कि कई बार नेटवर्क एरिया की वजह से फंस जाते हैं, या फिर कई बार क्लासेस में हमें ज्वाइन होने में दिक्कत होती है, तो उसलिए लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास इसलिए नहीं है कि आप लाइव क्लास ना लें। इसके अलावा जब आप ये वीडियोस रिकॉर्डेड क्लास की यूट्यूब पे देखते हैं तो वहां पे एक चीज और है, काफी बच्चे देखते हैं यूट्यूब पे लॉगिन, मतलब जब उनको लिंक मिलता है क्लास का यूट्यूब पे, वो लॉगिन करते हैं तो वो कहते हैं भैया कि जो क्लासेस हैं वो बहुत ही पुअर चल रही हैं। तो सिंपल सी कहानी है भाई, यूट्यूब पे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है नीचे, उस पे जो पिक्सल्स हैं वो 1080 पिक्सल्स पे सेट कर लीजिए, तो आपको जो क्लासेस हैं वो उतनी ही अच्छी दिखेंगी जैसे आपको अभी स्क्रीन पे अपनी दिख रही होंगी। दैट मींस वही उनका इंटरफेस होगा, वैसे आपको क्लासेस दिखेंगी जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक। तो इंटरफेस अच्छा दिखेगा अगर आप 1080 पिक्सल्स सेट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, एक और आइडिया दे देता हूँ। जो क्लासेस हैं, आप कहेंगे कि भाई कितना डाटा यूज होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल जो क्लासेस हैं मैक्सिमम डाटा इसमें 250 MB का यूज हो सकता है। मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम डाटा है 250 MB का, ठीक। तो ये मैक्सिमम डाटा है।
और मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम 100 MB से ये डाटा जो आपका यूज हो सकता है। तो ऑब्वियस बात है इतना डाटा आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक, चलिए तो ये था कुछ कि हमें क्लास 12th में किस तरीके से अपनी अप्रोच को लेके रखना है, ठीक है ना, किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक, बाकी ये हमारा सिलेबस है, तो हम जो शुरुआत करेंगे वही चैप्टर 1 से करेंगे। क्यों करेंगे उसके पीछे का रीजन भी देता हूँ, क्योंकि जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं तो ऑब्वियस बात है उसमें चैप्टर 1 से ही टीचर पूछना शुरू करते हैं, तो इसलिए हम जो कोशिश करेंगे वो चैप्टर 1 से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चैप्टर 1 है द सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब एक दिक्कत और है, कुछ बच्चे हिंदी माध्यम वाले, ठीक, तो हिंदी माध्यम वालों से भी यही कहूंगा आप टेंशन ना लीजिए। ठीक, जैसे जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू होंगे शेयर करिए, ठीक है। तो कैपेबिलिटी देखिए ऑनलाइन बैचेस की, लाइव क्लासेस की कुछ कैपेबिलिटीज ये हैं कि हमें बेनिफिट है कि हम घर बैठे बैठे जो है क्लासेस ले सकते हैं, आने जाने का टाइम होता है, पर कुछ घाटे भी हैं क्लास के। लॉसेस ये हैं कि भाई देखो स्टूडेंट क्या है, ऑब्वियस है हम इस एज में हैं कि भाई थोड़ा सा हम भटक जाते हैं। दैट मीन्स हम लाइव क्लास लेने की जगह कई बार हम गाने सुनने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कई बार लाइव क्लास बस आगे लगा रखी है, उसके अलावा हम बाकी अपने फालतू के काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा, देखिए थोड़ा सिंसियर आपको होना पड़ेगा, सिंसियर होंगे तो ही ऑब्वियस बात है यहाँ पे रिस्पॉन्स देने का तो ही बेनिफिट रहेगा। ठीक, बाकी चैप्टर 1 शुरुआत करते हैं। ठीक, बाकी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है, अगर आपको मेल करना आप मेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस देखनी है तो आप दिनेश रावत केमिस्ट्री से सर्च भी कर सकते हैं। और हाँ प्लीज शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि अभी दो तीन वीडियोस डेमो सभी के लिए फ्री हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं जिनको आप क्लास में देखना चाहते हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें, या किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका हमें सिलेबस क्या बताता है, उस चीज की गहराई बताता है, डेप्थ बताता है कि क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी कहानी ये दी है कि वो सिलेबस तो खैर ये तो सीबीएसई की साइट से डाउनलोडेड है, बट इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक में आपको चैप्टर पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव भी देता है कि इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर से हम सीखने वाले हैं। ठीक, क्या इस पर चर्चा करूंगा, बट पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं सॉलिड के बारे में, ठोस के बारे में, ठोस सॉलिड क्या सिलेबस है इसका। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है सॉलिड का, ठीक, और उनके बीच में क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, फिर किस तरीके के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं, धातु जो सॉलिड है वे होते हैं, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, ये सब पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन क्रिस्टली होते हैं, अमोर्फस एक्रिस्टली होते हैं, और उनका एलिमेंट्री आइडिया कैसे कैसे ये सॉलिड्स बनते हैं। फिर इसके अलावा 2D 2 विमाओं वाला 3 विमाओं वाला स्ट्रक्चर क्या होता है सॉलिड का, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। फिर डेंसिटी कितना घनत्व होता है एक यूनिट सेल का, पैकिंग कैसे वो जो सॉलिड है कैसे वो ठोस आपस में जुड़े हुए होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, पैक करने की दक्षता एफिशिएंसी कितनी है, वॉइड्स दैट मींस खाली जगह कितनी है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस क्यूबिक सेल में, ये सब कहानी पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दैट मींस उसकी विद्युत और चुंबकीय गुण क्या होते हैं। इसके अलावा बैंड थ्योरीज पढ़ेंगे, मेटल की, धातुओं की, कंडक्टर सुचालक की, सेमीकंडक्टर अर्धचालक की, और इंसुलेटर कुचालक की, और एन और पी टाइप के हम सेमीकंडक्टर्स को भी पढ़ेंगे, अर्धचालक को भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ये टेंशन मत लीजिए कि भाई हिंदी की दिक्कत है, इंग्लिश की दिक्कत है, आपको जो नोट्स हैं वो भी दोनों मीडियम में मिलेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं सॉलिड से पहले भी शुरुआत करना चाहूंगा क्लास 9th के एक टॉपिक से, जिसको हम कहते हैं मैटर, दैट मीन्स पदार्थ। और आपने मैटर के बारे में सुना होगा, पदार्थ मैटर वे होते हैं जिनका कुछ मास होगा, जिनका कुछ द्रव्यमान होगा, और वे कुछ जगह को भी घेरते होंगे। दैट मीन्स मैटर वे होते हैं दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट मीन्स मास भी होगा, कुछ भार भी होगा, और वो कुछ जगह भी घेरते होंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें अपनी ही ह्यूमंस की, तो ह्यूमन कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ जगह भी घेरते हैं, ऑब्वियस बात है धरती पे, है ना। तो ऑब्वियस बात है इनका कुछ मास है और ये कुछ जगह भी घेरते हैं, इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वे सभी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं। अगर आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है, दैट मींस दोनों का ही द्रव्यमान होता है, और दोनों ही कहीं ना कहीं एटम्स, परमाणु के अंदर, कहीं ना कहीं एटम्स के अंदर, परमाणु के अंदर ये कहीं ना कहीं जगह भी घेरते हैं। दैट मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सभी का कुछ मास होता है और ये कुछ जगह भी घेरते हैं। दैट मींस ये सभी क्या है, मैटर हैं, पदार्थ हैं। तो ऑब्वियस बात है मैटर की सबसे इजी डेफिनेशन बनती है कि उसका कुछ मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, और वो कुछ जगह को घेरते होंगे, दैट मींस ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो दीज आर द मैटर्स। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कुछ मैटर्स की
गुण भी, पदार्थ जो हैं उसके कुछ गुण भी पढ़े हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर दैट मींस पदार्थ के जो कण हैं उनके कुछ गुण भी पढ़े हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब मैंने जो भी लिया है ये सब क्लास 9 से लिया है। वो इसलिए लिया है ताकि सॉलिड से पहले हमें ये समझ में आए कि व्हाट आर द मैटर्स, क्योंकि मैटर क्या है, मैटर के हम जनरली पढ़ते हैं 3 स्टेट होते हैं, जिसमें एक सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस, 3 आपके स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो जनरली हम इसलिए सबसे पहले लेके चल रहे हैं व्हाट आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पदार्थ हैं इसके कण क्या होते हैं। तो इसमें इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इनके गुण होते हैं, उनको पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहले दिया है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चाहे पार्टिकल ऑफ मैटर दैट मींस चाहे मैटर सॉलिड हो, ठोस हो, लिक्विड हो, द्रव्य हो या फिर गैस हो, तीनों ही केस में पार्टिकल जो होंगे मैटर के, उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह होगी। जो गैस होंगे उनका जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, स्पेस है, वो काफी डिस्टेंस पे होगा, दैट मींस गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर होंगे। लिक्विड में वे पार्टिकल थोड़े क्लोज होंगे, और जबकि सॉलिड है उसमें जो कण है वो बहुत ही क्लोज होंगे, बट उनके बीच में खाली जगह होगी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इसी कहानी को पढ़ते हुए आगे हम देखेंगे किस तरीके से जो सॉलिड के क्रिस्टल बनते हैं, वो उन क्रिस्टलों में कैसे वो मैटर्स, जो पार्टिकल्स हैं, वो जो कण हैं, वो किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं और उनके बीच में कितनी खाली जगह होती है, जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग दक्षता। ठीक, तो हम देखें किस तरीके से ये पैक होते हैं और कितनी इनके बीच में खाली जगह होती है, कितने इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दैट मींस जो मैटर के पार्टिकल हैं, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो गैस के हों, ये मूव करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके मूव करेंगे, तो ऑब्वियस है गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं, देन लिक्विड, द्रव के पार्टिकल, और आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल तो ऑब्वियस बात है एक ही जगह पे अटैच होते हैं, बट हाँ वो मूव करेंगे जब हम उन पे एक्सटर्नल बाहरी बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल लगाएंगे तो उनका जो मूवमेंट है, उन पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो होना शुरू हो जाएगा, दैट मींस वे भी घूमने लगेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मींस जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ऑब्वियस बात है जिस तरह से ह्यूमन जो है वो अपनी तरफ को एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, भाई कोई बातचीत से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई पढ़ाने से इंटरेक्ट कर रहा है ना। तो इंटरेक्शन जैसे ह्यूमंस में, ऐसी मैटर ऑफ पार्टिकल के मैटर हैं, इसमें भी एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन लगता है। किस तरीके से लगता है उसको जानेंगे जब हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे किस तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट हाँ, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, एग्जाम में से नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने क्या बोला कि चैप्टर को पढ़ना है तो बेस जानना जरूरी है, बेस जानना जरूरी है। बेस बना लीजिए, एक बेस स्ट्रांग हो गया तो उस पर हम कैसी भी बिल्डिंग को बना सकते हैं, उस पर हम कैसी भी बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो बेस मजबूत करना है, तो इसलिए उस बेस को पढ़ाने के लिए आपको मैंने सिंपल सी पहले मैटर की कहानी बताई। फिर आपने पढ़ा है कि स्टेट्स जो होती है मैटर की, जो अवस्थाएं होती हैं किसी मैटर की, किसी पदार्थ की अवस्थाएं, वो कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, गैस होती हैं। दैट मींस ठोस, द्रव्य और गैस, ये जो हैं स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो आपने जनरली देखा है ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये जनरली आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। दैट मींस फॉर एग्जांपल आप लेते हैं आइस, बर्फ अगर आप लेते हैं, आइस अगर आप लेते हैं, तो आइस को यदि आप हीट करते हैं, उसमें ताप देते हैं ना, तो हीट करने पे वो आइस कन्वर्ट हो जाती है किसमें? आप सभी जानते हैं वाटर में। और अगर आप उसको और हीट करते हैं और ऊष्मा उसमें यदि देते हैं, और ऊष्मा देने पर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट देने पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। दैट मींस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यदि आप वेपर को कूल करते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, अच्छा सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन लिक्विड से गैस में जाने को हम कहते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, है ना। उल्टा आने को, वेपर से वाटर में आने को हम जनरली कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन, है ना। और यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन, ठोसीकरण। ठीक, तो लिक्विड से सॉलिड माने में, पर करना क्या पड़ेगा? जब लिक्विड से सॉलिड में आते हैं, ऑब्वियस बात है आइस आपकी वाटर है आपका, वाटर से आपको आइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। कूल करने पे आप देखेंगे वो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है। हमें किससे मतलब है? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड्स, हमें सॉलिड से मतलब है। बट हाँ, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए भाई, सॉलिड जो है हीट करने पे, ऊष्मा देने पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड ऊष्मा देने पे गैस में कन्वर्ट होता है। दैट मींस ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं।
सिंपल सी कहानी है, इनका कहीं ना कहीं आगे यूज हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कहानी मैंने आपको बताई थी, ये सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है कि सॉलिड जो है, सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट स्पेस इनके बीच में भी है, स्पेस इनके बीच में भी है, बट वो स्पेस क्या है, बहुत बहुत कम है। फिर लिक्विड को अगर मैं देखूं, द्रव को अगर मैं देखूं, तो द्रव में जो है पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, जबकि मैं गैस को देखूं, गैस में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट क्षेत्रफल में किसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल होंगे, तो ऑब्वियस है सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद लिक्विड के होंगे, फिर उसके बाद गैस के होंगे। फिर मैं अगर आपसे पूछूं किन पार्टिकल का मोशन, गति सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस बात है गैस पार्टिकल की गति सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि दूर दूर है, फिर उसके बाद लिक्विड की होगी, और फिर उसके बाद सॉलिड की होगी। ठीक, इसके अलावा हम जब अगर क्लास 9th की एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें कुछ बातें और लिखी हैं। वो कहता है कि मैटर की जो पदार्थ है इसकी केवल 5 अवस्थाएं नहीं होती हैं, इसकी इसकी केवल 3 अवस्थाएं नहीं होती हैं, इसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 स्टेट और देखने को मिलती हैं। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे एग्जाम के लिए पढ़ नहीं, बस ये क्लास 9th का मैंने यहाँ पे एक जो है स्क्रीन शॉट आपको दे दिया। ठीक, जिसमें प्लाज्मा जो है जनरली फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह में पाई जाती है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये एक मैटर की स्टेट होती है जो कि छोटे लेवल पे जनरली चलती है। ठीक, चलिए, तो इसके अलावा जो हमारी बुक है, बुक में अगर आप सॉलिड स्टेट देखते हैं, चैप्टर को खोल के सॉलिड स्टेट, तो उसके नीचे सॉलिड के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट कहानी लिखी है कि क्यों हमें सॉलिड्स को, क्यों हमें ठोस को पढ़ना चाहिए, क्यों हमें ठोस अवस्था को, क्यों हमें सॉलिड स्टेट को पढ़ना चाहिए। तो उसके यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, दैट मींस जो सॉलिड सब्सटेंस है, ठोस जो हमारे पास सब्सटेंस है, इनकी सबसे बड़ी कहानी ये है कि ये हाई टेम्परेचर के सुपर कंडक्टर होते हैं। अच्छा, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है? कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, सुचालक। और सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है? उच्च तापीय अतिचालक। दैट मींस इनकी जो कंडक्टिविटी है ये बहुत हाई होगी, इनकी जो सुचालकता है वो बहुत बहुत हाई होगी। सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है? जनरली हम देखते हैं, आपने क्लास 10th में इतनी कहानी पढ़ी है, फिजिक्स में याद करिए, आपने पढ़ा था यदि आप करंट को, धारा को, विद्युत धारा को पास कराते हैं किसी वायर से, तो उसका एक रेजिस्टेंस होता है, उसमें एक अवरोध लगता है, रेजिस्टेंस लगता है। और रेजिस्टेंस क्या होती है? उस तार की, उस वायर की खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसकी खुद के अंदर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। अगर यदि उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसके अंदर ये अवरोध है, तो होगा क्या? करंट फ्लो होने में, विद्युत धारा फ्लो होने में उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस, अवरोध पैदा होगा। और वो रेजिस्टेंस पैदा होगा तो मान लीजिए मुझे जितना करंट पास कराना था, जितना करंट पास कराना था, उतना करंट वहां से पास नहीं हो पाएगा। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, इस जो अवरोध है इसके कारण। ठीक, तो होता क्या है? जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होते हैं, पहली बात ये होते कैसे? सॉलिड होते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है डायग्राम आपके सामने, जरा इसको देखिए, ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। होता क्या है? इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। दैट मींस करंट, विद्युत धारा को फ्लो होने में कोई भी अपोजिशन, कोई भी जो रेजिस्टेंस, अवरोध पैदा नहीं होता है। दैट मींस नो रेजिस्टेंस। मैं कहूं करंट फ्लो जो होगा वो 100% होगा, करंट फ्लो जो होगा वो 100% होगा। तो सुपर कंडक्टर का काम क्या है? सुचालक का काम क्या है, या अतिचालक का काम क्या है? सुपर कंडक्टर का काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना, विद्युत धारा को फ्लो कराना विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिना किसी अवरोध के। सिंपल सी कहानी है। तो हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स में यूज करा जाता है। दैट मींस किसका पार्ट है? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है सॉलिड का पार्ट है, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का पार्ट है। इसके अलावा आगे लिखा है बायोकम्पेटेबल प्लास्टिक। बायोकम्पेटेबल प्लास्टिक का मतलब क्या है? जरा इस स्क्रीन में इसको देखिए, ये क्या है? वाटर बोतल है, जैसे कि बिस्लेरी वगैरह दुनिया भर के वाटर ब्रांड्स हैं, उनकी ये बोतल है। अगर ये बोतल का जो प्लास्टिक है, जो ये प्लास्टिक है, ऑब्वियस है प्लास्टिक कैसा होगा? ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये प्लास्टिक ऐसा हो कि वाटर के साथ घुलना शुरू हो जाए, वाटर के साथ घुलना शुरू हो जाए, तो वाटर में क्या होगा? वाटर में साथ के साथ आपको प्लास्टिक मिलना भी शुरू हो जाएगा। और प्लास्टिक कैसा होता है? प्लास्टिक होता है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, मतलब ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिक वाटर में मिल जाएगा तो ऑब्वियस बात है बॉडी में जाएगा, कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, कैंसर एजिंग ड्रग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? ये वाटर बोतल का प्लास्टिक ऐसा सॉलिड लेना है, ये वाटर बोतल का प्लास्टिक ऐसा सॉलिड लेना है जो हमारे लिए
इन्फेक्टियस ना हो, दैट मीन्स ऐसा प्लास्टिक ना हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो हमें कैसे प्लास्टिक चाहिए, कैसे सॉलिड प्लास्टिक चाहिए, ऐसे चाहिए जो बायो कंपेटेबल हो। दैट मीन्स बायो का मतलब होता है जीव, जैव के लिए क्या हो, कंपेटेबल हो, हम उसको आसानी से यूज कर पाए। इसके अलावा जरा इस वाले लैपटॉप जितनी भी चीजें होती हैं या टीवीज होते हैं मॉडर्न, तो उसमें ही आपको चिप दिखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन चिप। और ये सिलिकॉन चिप है, सिलिकॉन से बना है, और सिलिकॉन आपको पता ही है ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एक तत्व है, किसका, पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सारणी का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। दैट मींस ये एलिमेंट से ही मिलके ये आपकी जो बायो चिप है, या मैं बोलूं चिप है, जो कि आप जनरली डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में यूज करते हैं, जनरली ये भी क्या है, सब सॉलिड्स का ही पार्ट है। तो चैप्टर में जब आप खोलेंगे, एनसीईआरटी को खोलेंगे, सबसे पहले यही बात लिखी है कि जो वास्ट मेजॉरिटी है सॉलिड की, वो इसलिए है क्योंकि हम जनरली हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर पाना चाहते हैं, हम बायो कंपेटेबल प्लास्टिक पाना चाहते हैं, हम सिलिकॉन चिप्स पाना चाहते हैं जो कि यूज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में। तो देख सकते हैं सॉलिड स्टेट पढ़ने का क्या एप्लीकेशन आपको मिलेगा। फिर इसके बाद सॉलिड, ठोस, जनरली इसकी डेफिनेशन दी है। तो सॉलिड क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, जनरली आप जानते हैं जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, फिक्स शेप है, शेप चेंज नहीं होती सॉलिड की, ठीक। एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उनका जो आयतन है वो फिक्स होता है, उनकी रिजिडिटी, ठोसता फिक्स रहती है। भाई ऐसा नहीं है सॉलिड दबेगा, पर अभी कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। फिर इसके अलावा हाई डेंसिटी होती है, इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। लो कंप्रेसिबिलिटी, इनका जो दाब है ये बहुत ही कम होता है। फिर इसके बाद जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब उनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो बहुत बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक साथ रखे जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स होता है। क्या है इसका मतलब, जरा इस डायग्राम को देखो, इसका मतलब अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही क्लोज रखे हैं, इतने क्लोज रखे हैं कि भैया इनके जो इंटर पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इतने ये क्लोजली रखे हुए हैं। चलिए, अभी हमने सॉलिड की ये डेफिनेशन पढ़ी, ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आता है कि ठोस सॉलिड वे होते हैं जो दबते ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे बताइए, क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द स्पंज। स्पंज, स्पंज क्या होता है, ऑब्वियस बात है, स्पंज आपने देखा होगा, वो जनरली सॉलिड होता है, जिसको आप दबाते हैं उसके अंदर एयर भरी होती है, और ऑब्वियस बात है वो एयर निकल जाती है। स्पंज वगैरह जैसे रसगुल्ले होते हैं स्पंज वाले, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं स्पंज, ठीक। तो स्पंज के बारे में क्या कहेंगे, स्पंज को जैसे आप दबाते हैं, अगर सॉलिड है तो वो दबना नहीं चाहिए, सॉलिड है तो वो दबना नहीं चाहिए। तो स्पंज के बारे में क्या कहेंगे, स्पंज तो एक सॉलिड है, और जब आप प्रेशर लगाते हैं तो दब भी जाता है। तो व्हाई स्पंज इज कॉल्ड अ सॉलिड। फिर दूसरा एग्जांपल रबर बैंड का। रबर बैंड क्या एक ठोस है, यस रबर बैंड एक ठोस है। तो रबर बैंड में जैसे ही हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसके जो वॉल्यूम है, आयतन है, या मैं वॉल्यूम ना बोल के बोलूं कि वो जो है वो जो आपका रबर बैंड है उसके जो शेप है उसमें क्यों चेंज आता है, उसका जो शेप है उसमें क्यों चेंज आता है। मतलब आपने रबर बैंड ये लिया, आप पता है रबर बैंड को खींचेंगे इस साइड तो उसके शेप में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज हो जाएगा। तो अगर रबर बैंड सॉलिड है तो उसकी शेप में क्यों चेंज हो रहा है, ठीक। इसके अलावा आपने कहा है कि सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट शेप होता है। अगर सॉलिड के डेफिनेट शेप होते हैं तो जरा मुझे बताइए सॉल्ट के बारे में, नमक के बारे में। नमक आपने देखा है, नमक के जो दाने होते हैं वो सॉलिड होते हैं, नमक के जो दाने होते हैं, बारीक बारीक दाने, वे सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। अगर वे ठोस हैं तो जब उन्हें मैं किसी बर्तन में डालता हूं तो वो उस बर्तन की शेप क्यों ले लेते हैं, जबकि हम तो पढ़ रहे हैं ठोस कभी भी डिफरेंट शेप को नहीं लेते हैं। तो सॉलिड है डिफरेंट शेप्स में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि मैं जितनी भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, स्पंज हो गया, रबड़ हो गया, सॉल्ट हो गया, इन तीनों के आंसर मैंने क्वेश्चन में दे ही दिए हैं, क्वेश्चन में इनके आंसर दे ही दिए हैं, मैं बातें बोल चुका हूं। बट ध्यान से सुने, मैंने बोला स्पंज एक सॉलिड है, और सॉलिड है तो ये दब क्यों रहा है जब मैं इस पर प्रेशर लगा रहा हूं। रबर बैंड एक सॉलिड है, सॉलिड है, इसकी फिक्स शेप है, तो इसकी शेप चेंज क्यों जा रही है जब मैं इस पर प्रेशर लगा रहा हूं, या फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, दाब लगा रहा हूं। और सॉल्ट है, सॉल्ट का एक एक दाना की एक फिक्स शेप है, तो क्यों मैं इसे जिस बीकर में डालता हूं, जिस बर्तन में डालता हूं, उसी बर्तन की ये शेप ले लेता है। तो क्या इनके पीछे के कारण है, तो सिंपल सा इनका आंसर मैं दे ही चुका हूं ऑलरेडी। स्पंज एक सॉलिड होता है, यस एक सॉलिड है, पड़ा हुआ है, एक सॉलिड है। बट जब मैं उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, बाहरी बल लगा रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है भाई, मैं किसी भी चीज में अगर फोर्स लगा दूं, चाहे कितना भी अच्छा सॉलिड हो, बाहर से मैं एक एक्सटर्नल बल लगा दूं, बाहरी फोर्स लगा दूं, तो दिक्कत क्या आएगी, वो अपनी शेप को चेंज कर जाएगा। अरे भाई अपने घर की आप जो है अलमीरा को देखें, अगर अलमारी को देखें तो देखेंगे वो अलमारी जनरली सॉलिड है,
बट अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं से क्या करूं, हथौड़े से पीटने लगूंगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका शेप में भी चेंज हो जाएगा। दैट मींस एक सॉलिड जब तक सॉलिड रहेगा, एक ठोस जब तक ठोस रहेगा, जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी बल ना लगाया जाए, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब ना लगाया जाए, तो सॉलिड की डेफिनेशन इतनी ही नहीं बनेगी जितनी यहाँ पे आपको दिख रही है। सॉलिड की डेफिनेशन में ये सब लिख लेना, पर साथ में लिख सकते हो ये सब जब तक पॉसिबल है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी बल ना लगे। सिंपल सी कहानी। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड आर द केमिकल सब्सटेंसेस, वे रासायनिक तत्व है जिनको कैरेक्टराइज करा जाता है उनकी शेप के द्वारा। उनकी एक फिक्स शेप होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड आयतन होगा। उनकी जो रिजिडिटी है ये बहुत ज्यादा होगी, दैट मींस बहुत ज्यादा ठोस होंगे। हाई डेंसिटी होगी, दैट मींस डेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? घनत्व। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने आयतन में कितना मास जमा है। तो जरा सा इस डायग्राम को देखिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पे देखते हैं। ये है भाई सॉलिड, ये है इसके पार्टिकल्स। तो देखिए तीनों का ही वॉल्यूम लगभग लगभग बराबर माना है, तीनों का ही आयतन बराबर माना है। तो देखिए सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके वॉल्यूम में है? ऑब्वियस बात है सॉलिड के में। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होने वाली है? सॉलिड की होने वाली है। सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का होने वाला है। फिर उसके बाद किसका होगा? लिक्विड, द्रव्य का। फिर उसके बाद किसकी डेंसिटी होगी? डेंसिटी को घनत्व रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बनाया जाता है रो, ठीक। तो उसके बाद सबसे कम किसका होगा? गैस का। तो ऑब्वियस बात है सॉलिड की डेंसिटी, घनत्व क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो वही लिखा है, हाई डेंसिटी होती है इनकी, बहुत ज्यादा घनत्व होता है, इसलिए जो पार्टिकल है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर इसके बाद इसके जो गुण हैं वो लिखे हुए कि इनका एक डेफिनेट मास होगा, वॉल्यूम होगा, शेप होगा। ऊपर वाली कहानी को कॉपी पेस्ट लिख रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, मतलब पार्टिकल इतने क्लोज होंगे कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। फिर इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियस बात है पार्टिकल क्लोज होंगे, दैट मींस ये दर्शाता है कि दोनों के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो बल लग रहा है वो बहुत ही अधिक है। फिर इसके बाद द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन में होते हैं। ऑब्वियस बात है जितने भी सॉलिड हैं वो ठोस क्यों हैं? क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो सभी एक निश्चित डिस्टेंस पे रखे हैं, फिक्स डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसीलिए वे सभी क्या हैं? सॉलिड है। सिंपल सी कहानी है। इसके बाद दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो दबेंगे नहीं और वो कैसे रहेंगे? ठोस रहेंगे, रिजिड रहेंगे। सिंपल सी कहानी। रिजिड का मतलब जो अपनी शेप को चेंज ना करे। अब रबड़ बैंड को देख लो, रबड़ बैंड अपनी शेप को चेंज करता है, व्हाई? क्योंकि मैं उसको खींच रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, बाहरी बल लगा रहा हूँ। सॉल्ट को देख रहा हूँ, सॉल्ट जिस बर्तन में डाल रहा हूँ, जब इनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, तो क्यों सॉल्ट जो है किसी बर्तन में डालने पे उसकी शेप ले लेता है? अरे भाई वो सॉल्ट पूरे बल्क में है, पूरे सॉल्ट की बात कर रहे हो, पर सॉल्ट के एक एक दाने को, नमक के एक एक दाने को उठा के देख लीजिए, नमक का एक एक दाना प्योर सॉलिड दिखेगा। पूरे बल्क की बात मत करो, एक एक दाने की बात करो। एक एक दाना क्या है उसका? सॉलिड है, बल्क की बात नहीं है। तो सॉलिड क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करता है, व्यक्तिगत कण की बात करता है, ठीक। फिर इसके बाद हिंदी वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब घर से आपको कुछ क्वेश्चंस करके लाने हैं। सबसे पहला ये, व्हाई आर सॉलिड रिजिड, क्यों जो है ठोस कठोर होते हैं, इसका आंसर लिख के लाना है। यह आंसर आपको 30 से 35 वर्ड्स में लिख के लाना है। 30 से 35 वर्ड्स का मतलब आप ये मान लीजिए कि एक लाइन में 4 से 5 वर्ड। अब ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं है, कोई कसम भी नहीं है कि 5 ही लाइन में लिख के लाना है। आप अच्छे से लिख के लाइए जितने भी लाए, पर हाँ कोशिश करना 30 से 35 वर्ड में उस आंसर को लिखें। फिर इसके अलावा है, व्हाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठोस जो है उनकी निश्चित आयतन क्यों होता है? वॉल्यूम का मतलब उनका आयतन फिक्स क्यों होता है, निश्चित क्यों होता है, ये आपको डिफाइन करना है। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपको घर से करके लाना है। अब जितना आपको ये पढ़ाया है इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, देखिए क्लास इस तरीके से चलेंगी, आपको जो है क्लास इमेजेस के साथ जनरली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, इमेजेस जितनी अच्छी होंगी उतने अच्छे जो है हमारे आइडियाज क्लियर होते हैं। तो इमेजेस के साथ आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी। अच्छा, काफी बच्चों को दिक्कत होगी भैया हमें जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी में पढ़िए। और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बैच में, तो मैं आपके बैच ही सेपरेट कर दूंगा, ठीक है ना, बैच ही सेपरेट कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-4 या मैक्सिमम 6 बच्चे हैं अभी, तो इतने बच्चे हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा अभी एक साथ पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही हिंदी वालों को ना ही इंग्लिश वालों को। बस आपका काम क्या है, घर से पढ़ना, दोबारा से रिवीजन करना, और एनसीईआरटी वाली जो किताब है उसको एक बार खुद से पढ़ के देखो एनसीईआरटी मैं बताऊं, ज्यादातर मैं अपने अकॉर्डिंगली, जब मैं भी क्लास 12th 11th में था तो एनसीईआरटी वाकई बहुत हार्ड बुक्स हैं, ये बहुत ही हार्ड है। उनमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं, बट है क्या, अगर उनको समझाया जाए तो वो वर्ड्स समझने में जब आसानी होती है तो हम किताबों को आसानी से पढ़ लेते हैं। तो आपको यही काम करना है, एनसीईआरटी को जहां तक ये सॉलिड की कहानी दी गई है यहाँ तक एक बार पढ़ के देखिए वहां जो एनसीईआरटी है क्या वो आपको समझ में आ रही है? इतना पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी इतनी समझ में आ रही है तो एक बार प्लीज पढ़ के भी देखिए, ठीक। और अप्रोच अभी से रखिए,
और मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपका एम क्या है, कि आपका टारगेट क्या है, कितने मार्क्स आप लाने चाहते हैं। प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे शेयर एक बार जरूर करें कि आप कितने मार्क्स की अप्रोच रखना चाहते हैं। ऑब्वियस बात है, मुझे पता है सबका आंसर 70 होगा, पर उसके पीछे आप खुद भी सोचें व्हाई 70, क्या आप उसके लिए इतनी मेहनत करेंगे? करेंगे तो यस वी विल मेक इट, हम इसको साथ में लेके चलेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक, बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल करा दूंगा। क्लास अच्छी लगी, आपको लगता है पढ़ना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करना चाहिए, तो प्लीज शेयर टू ऑल, जितने भी बच्चे होंगे आप उनको शेयर कर लीजिए। ठीक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास। अच्छा, कोई डाउट है तो डाउट भी बता दीजिए, कुछ आपको पूछना है आज की क्लास में, कुछ समझ में ना आया हो, या क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, ऑनलाइन पढ़ने में मजा ना आता हो, ऐसा भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। बाकी नहीं है डाउट तो मिलते हैं अगली क्लास। और हाँ, नेक्स्ट क्लास कल ही होगी 4 PM, 4 PM। ठीक, 4 PM कल आपकी क्लास फिर से सेम टाइम होगी। ठीक, वीक में, अच्छा वीक में अगर मैं बताऊं, वीक में आपकी 2 से 3 क्लासेस होंगी शुरू में, अभी इतना। ठीक, जैसे जैसे हमें लगेगा कि भाई सिलेबस नहीं हो पा रहा है टाइम पे, तो हम इन क्लासेस को 4 से 5 भी ले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो क्लासेस 6 तक भी ले जाएंगे वीक में। पर हाँ, वही मैं कहना चाहूंगा, स्लो एंड स्टडी हम काम करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, कोशिश ये रहेगी कि जनवरी से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि हम अच्छे से रिवीजन करें। देखो, रिवीजन के लिए मैं ऑब्वियस बात है तो कोई दोबारा से तो रिवीजन लेके नहीं चलूंगा, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है, आप उनको लेके चलेंगे। बाकी हाँ, टेस्ट वगैरह नियमित होते रहेंगे, आपको देने होंगे। ये नहीं कि टेस्ट मैंने दिया है तो आपने छाप के बिल्कुल टेस्ट वैसे का वैसे दे दिया। आप तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि आप टेस्ट अच्छे से लिखें, ऐसे लिखें ताकि आप जैसे कि एग्जाम में बैठ के लिखें। तो इस तरीके से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट्स आते हैं वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।